नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन में युद्ध के संकट के बीच भारतीयों को निकालने का प्रयास शुरू। एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन रवाना। कोरोना से बड़ी राहत, बीते 24 घंटे में 15,000 से भी कम मामले, 235 की मौत, सक्रिय मरीज जो घटकर 2 लाख से नीचे हुए। यूपी में 5वें चरण के लिए तेज हुआ सियासी संग्राम। बहराइच में पीएम मोदी की जनसभा, योगी अखिलेश भी मांगेंगे वोट। हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार को दी चेतावनी, कहा कोटा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले नहीं वापस लिए तो अंजाम भुगतने होंगे। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सरकार ने हाई कोर्ट से कहा, हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं, आज भी जारी रहेगी सुनवाई। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई है और इस बैठक में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन व उसके आसपास के इलाकों में रह रहे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। और इस बीच अमेरिका ने भी रूस को कड़े परिणाम जो है भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन के टूटे टुकड़ों में नए निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस यूक्रेन संकट के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन रवाना हो गया। भारत की ओर से 200 से अधिक सीटों वाले ड्रीम लाइनर बी 787 विमान को विशेष अभियान के लिए तैनात किया गया है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम अपने कार्य करने में सक्षम हैं और राजनयिक समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने कहा कि यूक्रेन किसी भी उकसावे के आगे नहीं झुकेगा। युद्ध के हालातों के बीच यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि हम रूस से वार्ता के लिए टेबल पर लौटने की मांग करते हैं। इस दौरान यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले भागों में अतिरिक्त सेना की तैनाती की निंदा भी की है। यूक्रेन ने तुरंत सैन्य वापसी की मांग भी की है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब दिन पर प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,405 नए केस सामने आए और 673 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। कल 19,968 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। देश में पिछले दिन 37,901 लोग ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1,81,075 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,12,344 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,21,58,010 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 360 नए मामले सामने आए और 4 मरीजों ने इस दौरान दम तोड़ दिया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में 28 दिसंबर 2021 के बाद पहली बार संक्रमण दर घटकर 1% के नीचे आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो 360 नए मामले आए हैं उनमें से 86 पिछले हफ्तों के हैं और रविवार को आईसीएमआर पोर्टल पर जोड़े गए विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 706 रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोविड के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 18,56,517 हो गई है, जबकि 26,105 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार को 570 नए मामले सामने आए थे और इस दौरान 4 लोगों की जान गई थी। यूपी में चौथे चरण के लिए कल मतदान है, लेकिन अभी 172 सीटों पर चुनाव बाकी है। चुनाव के 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके लिए नेता प्रचार में जी जान लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेता भी जनता से वोट मांगेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पूरे जोर शोर से जनता के बीच ताल ठोकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे यूपी के बहराइच में जो है पयागपुर के शिवदहा मोड़ स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रतापगढ़ और प्रयागराज में चुनावी सभाएं करेंगे। प्रयागराज में वह रोड शो भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देवरिया और बलिया में जनसभा करेंगे। शाम में गोरखपुर में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक भी होगी। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में, गोंडा, बहराइच व बाराबंकी में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज प्रतापगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां कार्यकर्ता संवाद, संगठनात्मक बैठक, जनसंपर्क और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज जनसभा करेंगे।
गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि साल 2015 के पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी आपराधिक मामले अगर 23 मार्च तक वापस नहीं लिए गए तो वो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। दरअसल साल 2015 में पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था, जिसके बाद कई युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में अब आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी तो वादे के मुताबिक उनकी सरकार ने 140 मामले वापस लिए थे। वहीं उसके बाद सीएम विजय रूपाणी ने बचे अन्य मामलों को वापस लेने का वादा किया था, अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त 4000 युवाओं के खिलाफ करीब 200 मामले लंबित पड़े हैं। हार्दिक पटेल ने दावा किया है कि इस मुद्दे पर कुछ महीने पहले भूपेंद्र पटेल के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद समुदाय के प्रमुख पाटीदार नेताओं और सांसदों ने एक अभ्यावेदन दिया था। हार्दिक पटेल ने कहा है कि पाटीदार युवाओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज होने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। अभ्यावेदन देने के बावजूद अब तक मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। ओबीसी कोटा के तहत पाटीदारों को लाने के लिए 2015 में प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले हार्दिक ने दावा किया कि गुजरात में उन पर 30 मामले दर्ज हैं, इनमें से 2 प्राथमिकी राजद्रोह के हैं। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि गुजरात सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगभग 80% मामले वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि हार्दिक और कांग्रेस दोनों ने गुजरात में अपना राजनीतिक आधार खो दिया है, तभी तो खबरों में बने रहने के लिए हार्दिक इस तरह की राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। पाटीदार समुदाय अतीत में भी बीजेपी के साथ रहा और भविष्य में वह हमारे साथ ही रहेगा। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट से कहा है कि हिजाब मामले में याचिकाकर्ता ने सिर्फ पहनने की अनुमति मांगी है, बल्कि यह घोषणा भी चाहती है कि इसे पहनना इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों पर धार्मिक रूप से बाध्यकारी है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों का शैक्षणिक संस्थानों के बाहर उन्हें रखना चाहिए। हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ से राज्य की महाधिवक्ता प्रभुलिंगम नावडगी ने कहा है कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता अकेले ही अदालत में आई है। वे एक खास पोशाक को एक धार्मिक मंजूरी का हिस्सा बनाना चाहती हैं ताकि यह इस्लाम को मानने वाले हर किसी पर बाध्यकारी हो। यह दावे की गंभीरता है। हर महिला जो इस्लाम को मानती है उन्हें धार्मिक परंपरा के अनुसार हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है। उन्होंने दलील दी कि मैं आलोचना करने वाला और कुछ कहने वाला भला कौन होता हूं, लेकिन मैं काफी जिम्मेदार के साथ इस सिर्फ ये कह सकता हूं, इस तरह के मामले में जब आप न सिर्फ खुद को याचिकाकर्ता को बल्कि आप हर किसी को आबद्ध करना चाहते हैं तो आपको एक संवैधानिक अदालत के समकक्ष कहीं अधिक एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारा यह रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा है कि हमें अपने धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रख देना चाहिए। महाधिवक्ता के मुताबिक याचिकाकर्ता की दलीलें जो हैं वो बेबुनियाद हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन में युद्ध के संकट के बीच भारतीयों को निकालने का प्रयास शुरू। एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन रवाना। कोरोना से बड़ी राहत। बीते 24 घंटे में 15,000 से भी कम मामले, 235 की मौत। सक्रिय मरीज जो घटकर 2 लाख से नीचे हुए। यूपी में 5वें चरण के लिए तेज हुआ सियासी संग्राम। बहराइच में पीएम मोदी की जनसभा। योगी अखिलेश भी मांगेंगे वोट। हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार को दी चेतावनी। कहा कोटा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले नहीं वापस लिए तो अंजाम भुगतने होंगे। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सरकार ने हाई कोर्ट से कहा हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं, आज भी जारी रहेगी सुनवाई। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद रिम्स में उपचाराधीन राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव तनाव में हैं, जिससे उनका मधुमेह और रक्तचाप बार बार बढ़ रहा है और घट रहा है। चिकित्सकों ने इसकी जानकारी दी है। रिम्स में लालू का इलाज कर रहे 7 सदस्यीय चिकित्सीय दल के प्रमुख डॉक्टर विद्यापति ने पीटीआई से बताया कि उन्होंने तनाव में दिख रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री को शांत चित्त रहने के लिए भी सलाह दी गई है। उसके साथ सभी चिकित्सकों ने उन्हें ढांढस भी बताया है। विद्यापति ने बताया कि लालू यादव का शुगर लेवल बिना कुछ खाए पिए कुछ दिनों में 240 से लेकर 160 तक रह रहा है। इसी तरह उनका ब्लड प्रेशर 130 से 160 तक रह रहा है। उन्होंने बताया कि आज ही सुबह लालू प्रसाद का ब्लड प्रेशर 130 था और शुगर 70 था, जबकि दोपहर में उनका बीपी 160 तक पहुंच गया और शुगर भी 240 तक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि लालू की किडनी चौथे स्टेज में काम कर रही है, जिसका सीधा आशय है कि वह 20% क्षमता से ही काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और बार बार उनकी जांच भी की जा रही है, लेकिन उन्हें स्वस्थ रहने के लिए शांत रहना होगा। चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार में 139.35 करोड़ रुपए के गबन के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को यहां की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में 39 अन्य अभियुक्तों को भी 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की कैद एवं 1 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा सुनाई है। यूपी विधानसभा चुनाव अपने चौथे पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। वार पलटवार का दौर और तेज हो चुका है। बीजेपी से लेकर सपा और बसपा से लेकर कांग्रेस तक सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी सत्ताधारी बीजेपी पर लखनऊ और हरदोई की रैली में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को जीवन भर सरकार से राशन की 1 बोरी का इंतजार करने के लिए नहीं पालते हैं। थोड़ा सा पैसा और फ्री राशन से लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। प्रियंका गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, मैं उनसे पूछती हूं कि भर्ती कब निकालोगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में क्या फायदा दिया है। वे धर्म की बात करते हैं, पाकिस्तान और आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई और बेरोजगारी के आतंक की बात नहीं करते हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और वे हमारा ध्यान धर्म और पाकिस्तान पर मोड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में विधानसभा चुनाव के लिए घोषित पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी किया। प्रियंका ने बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार लल्लन कुमार के समर्थन में चिन्हट इलाके में रोड शो किया और इस दौरान समर्थकों ने उन पर फूलों की वर्षा भी की। लोगों ने उनका स्वागत भी किया। कुमार ने बताया कि इस दौरान प्रियंका ने मौके पर मौजूद लड़कियों और महिलाओं को लड़की हूं लड़ सकती हूं लिखे रिस्ट बैंड भी दिए हैं। प्रियंका का यह रोड शो लखनऊ के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा। लखनऊ में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत आगामी 23 फरवरी को मतदान होगा। वर्ष 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा लखनऊ की मोहनलालगंज सीट छोड़कर बाकी सभी 8 सीटों पर विजयी हुई है। यूपी चुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के साइकिल और बम वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान से जुड़ी खबर और उनके एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर साझा किया है। इस ट्वीट में पीएम मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का साइकिल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को हरदोई की रैली में कहा था कि जितने भी धमाके हुए सब समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर रखकर किए गए। मैं हैरान हूं कि उन्होंने साइकिल को क्यों पसंद किया। 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था, संकट मोचन मंदिर में धमाका किया गया, कैंट रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया, तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अहमदाबाद धमाके के अदालत में फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा सुनाई गई है और उनके आतंकवादियों को फांसी की तक सजा दी गई है। आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं और ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि साल 2012 में जब सपा सत्ता में आई तो उसने आतंकवादियों पर बम धमाकों का मुकदमा वापस लेने का फैसला किया। ऐसे लोगों को आप अगर मौका देंगे तो ये अपनी वारदातें करेंगे। यूपी में 3 चरणों में 172 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भाजपा शासित नगर निगम अपने सफाई कर्मियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। भाजपा शासित तीनों निगमों ने यह फैसला लिया है कि वह आने वाले समय में 16,346 सफाई कर्मियों को नियमित करेगी और एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें नियुक्ति पत्र देने का भी काम किया जाएगा। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को साफ रखने में सबसे बड़ा योगदान सफाई कर्मियों का होता है और भाजपा हमेशा से ही सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य एवं उनकी जीवन शैली का विशेष ध्यान रखती है। यही कारण है कि एमसीडी हमारी मेहनती निगम कर्मियों का जीवन सुगम बनाने के लिए कटिबद्ध है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तीनों निगमों को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने निगम को फंड नहीं दिया तो उस समय भी सफाई कर्मियों की चिंता की गई और आज यह बेहद खुशी की बात है कि तीनों निगमों ने सफाई कर्मियों को नियमित करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 975 सफाई कर्मियों को नियमित किया जा चुका है, जबकि 6,646 सफाई कर्मियों को नियमित किया जाना है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा 400 सफाई कर्मी नियमित हो चुके हैं, जबकि 1,489 सफाई कर्मियों को नियमित किया जाना बाकी है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा 5,136 सफाई कर्मियों को नियमित किया गया है, जबकि 1,700 सफाई कर्मियों को नियमित किया जाना बाकी है। आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली की गलियां और सड़कें अगर साफ हैं तो वह इन सफाई कर्मियों की मदद से ही संभव हो पाया है। दिल्ली में प्रतिदिन 10,000 मीट्रिक टन कचरा साफ किया जाता है और इस फैसले के बाद सफाई कर्मी काफी खुश नजर आ रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दौर की वोटिंग हो चुकी है और अब तक हुए मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही पार्टियां बढ़त का दावा कर रही हैं। दोनों के बीच चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज थम जाएगा। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें रायबरेली भी शामिल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां पर चुनावी रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने रायबरेली के हरचंदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप राज्य में बुलेट ट्रेन की स्पीड जैसा विकास या पंचर वाली साइकिल चाहते हैं। प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी यहां लाएंगे बुलेट ट्रेन जैसा विकास। सीएम योगी ने कहा कि सपा की सरकार में बिजली का भी जाति और मजहब हुआ करता था। होली या दिवाली होगी तो बिजली नहीं आएगी, ईद होगी तो बिजली जरूर आएगी, लेकिन आज कोई भेदभाव नहीं है, आज सबको बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या राम मंदिर का निर्माण सपा, बसपा या कांग्रेस करवाती? डबल इंजन की सरकार में आस्था का भी सम्मान हो रहा है और विकास का भी सम्मान किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जब मोदी और योगी एक साथ चलते हैं तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास बढ़ता है। आपको बुलेट ट्रेन चाहिए या पंचर वाली साइकिल? बीजेपी बुलेट ट्रेन के रूप में काम कर रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेन में युद्ध के संकट के बीच भारतीयों को निकालने का प्रयास शुरू। एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन रवाना। कोरोना से बड़ी राहत। बीते 24 घंटे में 15,000 से भी कम मामले, 235 की मौत। सक्रिय मरीज जो घटकर 2 लाख से नीचे हुए। यूपी में 5वें चरण के लिए तेज हुआ सियासी संग्राम। बहराइच में पीएम मोदी की जनसभा। योगी अखिलेश भी मांगेंगे वोट। हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार को दी चेतावनी। कहा कोटा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले नहीं वापस लिए तो अंजाम भुगतने होंगे। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सरकार ने हाई कोर्ट से कहा हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं, आज भी जारी रहेगी सुनवाई। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात? सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कोरोना के कारण लंबे समय से बंद रहा चिड़ियाघर 1 मार्च से पर्यटकों के लिए खुल रहा है, लेकिन अभी सीमित संख्या में पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी। पर्यटकों को टिकट ऑनलाइन के ही माध्यम से मिलेगा। चिड़ियाघर के अधिकारियों से मिली सूचना के अनुसार इसे खोलने की तैयारी चल रही है। टिकट चिड़ियाघर की वेबसाइट से ऑनलाइन मिलेंगे। सामान्य दिनों में करीब 10,000 तक पर्यटक यहां आते हैं और अब नए सिरे से इसे खोलने की
तैयारी की जा रही है। जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिहाज से पर्यटकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद चिड़ियाघर में प्रवेश दिया जाएगा। अंदर खाने पीने की चीजें लेकर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर में मामले तेजी से बढ़ने के बाद दिल्ली चिड़ियाघर को भी बंद कर दिया गया था। चिड़ियाघर में एंट्री करने के लिए टिकट ऑनलाइन बुक करने की व्यवस्था होगी। चिड़ियाघर की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा, अपना मोबाइल नंबर और जो है कैप्चर सुरक्षा कोड डालना होगा और अपनी जानकारी भरनी होगी। फिर मोबाइल पर एक OTP आएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद टिकट बुकिंग स्क्रीन पर पहुंच जा सकेगा और फिर एक टाइमिंग स्लॉट चुनना होगा और टिकटों की संख्या तय करनी होगी। पेमेंट करते ही टिकट बुक हो जाएगा। पंजाब में मतदान संपन्न हो जाने के बाद भी अब सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को संबंधित स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया है। उनकी निगरानी के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह जानकारी पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर S करुणाराजू ने दी है। सोमवार को उन्होंने एक बयान दिया जिसमें बात कही गई है। CEO के अनुसार 16वीं विधानसभा के चयन के लिए रविवार को कुल 2.14 करोड़ वोटरों में से 71.95% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। कुल वोटरों ने वोट डाले और जिनमें से पुरुष और महिलाएं भी शामिल थे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक 66 स्थानों पर सभी 117 स्ट्रांग रूमों को सील कर दिया गया है और इनकी सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आर्म्ड पुलिस और पंजाब पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान 65 बैलेट यूनिट, 60 कंट्रोल यूनिट और 738 PVVAT की बदली की गई है। राज्य के कुल 117 हलकों में से गिद्धबाहा सबसे अधिक 84.99% पोलिंग के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि तलवंडी साबो 83.70% के साथ दूसरे स्थान पर और सरदूलगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। इसी तरह अमृतसर पश्चिमी में लुधियाना दक्षिण और फीसदी में अमृतसर के साथ में केंद्रीय हलकों में सबसे कम वोटिंग जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ मोगा थाना सिटी में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। हालांकि अभिनेता सोनू सूद का कहना है कि उन्हें क्षेत्र में शियत प्रत्याशी के समर्थकों के धमकाने की सूचना मिली थी, जिसकी पुष्टि के लिए वो वहां गए थे। पुलिस ने एक गाड़ी को कब्जे में भी लिया और इस पर सोनू सूद अपने साथियों के साथ सवार थे। हालांकि वह किसी और के नाम पर पंजीकृत है। गाड़ी में सोनू सूद के भाई और सोनू सूद के साथ ही मुंबई के उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे, जबकि 18 फरवरी की शाम से ही बाहरी लोगों को विधानसभा छोड़ने का आदेश था। बताया जा रहा है कि अभिनेता सोनू सूद पर यह कार्रवाई SSP स्तर से हुई है। शिकायत में कहा गया कि सोनू सूद मोगा के मतदाता नहीं है, जबकि सोनू सूद का कहना है कि वो मोगा के जन्मे और यहीं पले बड़े हैं। गौरतलब है कि मतदान वाले दिन सोनू सूद गांव लंडेके जा रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी को शियत की शिकायत पर पुलिस ने रोक लिया और अभिनेता को घर भेज दिया। अभिनेता पर मतदाताओं को प्रभाव में लेने का भी आरोप लगाया गया है। बताते हैं कि सोनू सूद को मतदान के दिन घर से बाहर ना निकलने का निर्देश दिया गया था। सोनू सूद जब इंडेवर गाड़ी से मोगा के दत्त रोड निवासी हरविंदर सिंह और काला के नाम पर जो ये गाड़ी है वो रजिस्टर्ड बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये गाड़ी अक्सर ही सोनू सूद के मोगा स्थित आवास पर खड़ी रहती है। उधर सोनू सूद ने इन आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि शियत प्रत्याशी बरजिंदर सिंह बराट के बूथ में समकक्ष शियत कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं और वहां रुपए बांटने पर कुछ विवाद भी हुआ था, जिसकी पुष्टि के लिए मैं वहां जा रहा था। पुलिस अधिकारी हरप्रीत सिंह के अनुसार उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि सोनू सूद अपनी बहन मालविका के पक्ष में मुंबई के कुछ लोगों समेत प्रचार कर रहे हैं और उन पर प्रभाव बना रहे हैं। जब वह मौके पर पहुंचे तो सोनू सूद लंडेके गांव में एक मतदान केंद्र के बाहर कार में सवार थे। उधर सोनू सूद विवादों के बाद शूट पर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। साइरस मिस्त्री के समूह को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2021 के अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है, जिसमें वर्ष 2016 में उन्हें कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष व बोर्ड निदेशक से हटाने के टाटा सन्स के फैसले को बरकरार रखा गया था। इस मामले पर 9 मार्च को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस AA बोपन्ना और जस्टिस V राम सुब्रमण्यम की तीनों न्यायाधीशों की पीठ ने
2:1 के बहुमत से मिस्त्री समूह द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर 9 मार्च को खुली अदालत में विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। जस्टिस राम सुब्रमण्यम ने पुनर्विचार याचिका पर विचार करने के लिए 15 फरवरी के इस आदेश से असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार पुनर्विचार याचिकाओं पर जजों के चैम्बर के भीतर विचार किया जाता है। सोमवार को जारी आदेश में बहुमत ने कहा है कि पुनर्विचार याचिकाओं की मौखिक सुनवाई की मांग करने वाले आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। वही बहुमत के विचार से अलग जस्टिस राम सुब्रमण्यम ने कहा है कि मुझे आदेश से सहमत होने में असमर्थता पर खेद है। मैंने पुनर्विचार याचिकाओं को ध्यान से देखा है और मुझे निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिला है। पुनर्विचार याचिकाओं में उठाए गए आधार इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए मौखिक सुनवाई की मांग करने वाले आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। मुंबई एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने कथित धोखाधड़ी वाले बार लाइसेंस के खिलाफ ठाणे पुलिस में दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। इसके साथ ही वानखेड़े ने ठाणे कलेक्टर द्वारा रद्द किए गए बार लाइसेंस की बहाली की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की है और इस मामले पर कल सुनवाई होगी। इस बीच ठाणे पुलिस ने वानखेड़े को सम्मन भी किया है और उन्हें 23 फरवरी को संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना बयान दर्ज कराने के लिए भी थाने आना होगा। ठाणे के कोपारी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक वानखेड़े ने अपनी उम्र के बारे में गलत बयानबाजी करके बार के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। 1996-97 में उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी और वे लाइसेंस के लिए योग्य नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने ठाणे के सदगुरु होटल के लिए अपने अनुबंध में अधिक उम्र बताई थी। समीर वानखेड़े के सदगुरु होटल के लिए 1997 में दायर लाइसेंस के आवेदन में उम्र को गलत तरीके से भी पेश किया गया था। ठाणे के आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील को सुनने के बाद होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए 6 पेज का आदेश पारित किया गया था और इस बार को शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूक्रेन में युद्ध के संकट के बीच भारतीयों को निकालने का प्रयास शुरू। एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन रवाना। कोरोना से बड़ी राहत। बीते 24 घंटे में 15,000 से भी कम मामले, 235 की मौत। सक्रिय मरीज जो घटकर 2 लाख से नीचे हुए। यूपी में 5वें चरण के लिए तेज हुआ सियासी संग्राम। बहराइच में पीएम मोदी की जनसभा। योगी अखिलेश भी मांगेंगे वोट। हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार को दी चेतावनी। कहा, कोटा आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले नहीं वापस लिए तो अंजाम भुगतने होंगे। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सरकार ने हाई कोर्ट से कहा, हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं, आज भी जारी रहेगी सुनवाई।